एक दिन ऐसा आएगा कि हमें बाहर से कोई फिजिकल दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ध्यान करेंगे, लोग बोलेंगे सीक्रेट और योर बॉडी विल सीक्रेट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैंडिस पर्ट न्यूरो साइंटिस्ट बोल रही है, आप उसको सूडो साइंटिस्ट बोलेंगे। तो जब मैंने जीनोम टू ओम पढ़ी, बायोलॉजी और भारतीय दर्शन, ये इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। उपनिषद बोल रहे हैं ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। मैंने बोला भाई ये तो जीनोम का डेफिनेशन है। अगर जीनोम देखें, अगर हम जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ नया क्रिएचर बना सकते हैं, तो गरुण है, ऐरावत हाथी है। जीन एडिटिंग करके आप मॉन्स्टर्स भी बना सकते हो। ये जो मूवीज आई है ना, हल्क या बाकी सभी, वो आज साइंस फिक्शन में है, लेकिन ये कल गलत हाथ में चला गया, ये डिजास्टर भी हो सकता है। मेघदूत, क्या कालिदास खुद मेघ ऊपर जाके गया था? डॉक्टर भावे, पूना के बहुत बड़े सर्जन थे, वो खुद पायलट भी थे, तो उन्होंने खुद का प्लेन लेके पूरा वो ट्रैक एरियल फोटोग्राफी करके कर दिया, और उन्होंने बताया वो पूरा ट्रैक जो कालिदास ने बताया वैसे के वैसे ऊपर से दिखता। उसकी प्रतिभा थी या क्या था, हमें आज भी पता नहीं है। हमारे पंडितों को पूछना आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, बहुत गलत सवाल है। अगर मैं वैज्ञानिक हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं भारतीय हूँ ना। सबसे ज्यादा अश्वगंधा के रिसर्च पेपर्स आज मेरे नाम पे, कल मेरा नॉमिनेशन भी हो गया अश्वगंधा के कारण। अगर हम लोग मानते थे हमारा जो उपवास का टेक्निक है उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, उस पर रिसर्च करना चाहिए, तो वो 2018 साल वाला नोबेल प्राइज इंडियन आदमी को मिल जाता था। और योगिक परंपरा में मैकेनिज्म था। आज हम बोलते हैं डाउनलोड किया कंप्यूटर से, क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पॉसिबल है कॉन्टैक्ट में से? ये सब रिसर्च क्वेश्चंस बनने चाहिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। अब पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे मंच पर आए, हाइपरक्वेस्ट पर आए। बहुत दिनों से चाहते थे आपसे चर्चा हो। आपकी एक पुस्तक है जीनोम टू ओम, और इसी तरह की चर्चा हम बहुत वर्षों क्या मतलब 2-3 वर्षों से हाइपरक्वेस्ट पर कर रहे हैं, जहाँ पर हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विशेषकर जो ईस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं, जिसमें भारतीय दर्शन, उसमें भी सनातन धर्म के जो दर्शन है, उनको लेकर विज्ञान के साथ क्या पैरेलल्स हैं, और बारीकियों में जाना और दर्शकों को समझाना, इस पर लगातार हम चर्चा करते आए हैं। तो जब मैंने जीनोम टू ओम पढ़ी, जहाँ पर अब एक साइंस का एक एलिमेंट है और एक भारतीय दर्शन का एलिमेंट है, तो मेरी एक अंदर से इच्छा उठी कि आपके साथ बैठना है और इस पर चर्चा करनी है। और आपने जिस प्रकार का वर्क किया है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम स्पिरिचुअलिटी यानी आस्तिकता को या दर्शनों को विज्ञान के साथ रखते हैं, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम फिजिक्स में चले जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें वेदांत का साक्षात दर्शन हो जाता है। जो इंटरकनेक्टेडनेस की हम बात करते हैं वो वहाँ पर हमें दिखती है। तो क्वांटम फिजिक्स की बात होती है, क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात होती है, लेकिन बायोलॉजी पर कोई बात नहीं करता। और विशेषकर बायोलॉजी पर लोग कतराते हैं, क्योंकि वहाँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ जाती है, फिर डार्विन की बात होती है, तो लोग कहते हैं अरे भाई ये तो धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा, तो डार्विन पर बात नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं एक टैबू सब्जेक्ट बन गया है। बट बायोलॉजी और भारतीय दर्शन, ये इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, और इतने ढेर सारे प्रश्न मेरे पास है आपके लिए पूछने के हेतु से। और एक तो जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को देखते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स है उसमें, तो फिजिक्स में हम ये देख पाते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ है वो हम न्यूटन के नियम हो गए, या जो जनरल हमारी फिजिक्स और जो लॉज है उससे गवर्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम केमिस्ट्री में जाते हैं, जब हम कंपाउंड में उतरते हैं, एलिमेंट्स में जाते हैं, एटम्स के अंदर जाते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स भी आ जाती है। और जब हम बायो में जाते हैं तब तो एक लेयर और आ जाती है कॉन्शियसनेस की, जिसको डिकोड करना और खतरनाक है। तो बहुत अच्छी चर्चा हो इसकी, ऐसे आशा के साथ इस पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। पॉडकास्ट में हम बहुत ढेर सारे विज्ञान के विषय भी लेने वाले हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो दर्शनों पर थोड़ा सा उनका चिंतन है, क्योंकि वो कम से कम 6 महीने से साल भर से हाइपरक्वेस्ट को देख रहे हैं, तो उनको बेसिक्स पता है सनातन धर्म के। विज्ञान में चूंकि हम बायो की बात करेंगे, तो जीनोम की बात होगी, जीन्स की होगी, डीएनए की होगी, जेनेटिक्स की होगी, क्रोमोसोम की होगी। तो मैं
शुरू के बस 2-3 मिनट चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ना, ये वर्ड्स बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं। कहीं पर कोई जीनोम बोल देता है, उसी जगह पर कोई डीएनए बोल देता है, उसी जगह पर कोई जीन बोल देता है। तो ये थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए, ये क्या है, आपकी वर्षों की स्टडी है। फिर हम इसमें सनातन धर्म दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा विशाल जी, पहले तो मैं ये बताऊँ कि आपकी तरफ से जब इन्विटेशन आया, तभी मैंने हाइपर क्वेस्ट का थोड़ा देख लिया और मेरे समझ में आया कि भई एक आईआईटी से पास हुआ बंदा कुछ करने की कोशिश कर रहा है और जो विषय आपने ले लिए हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे और जिस तरह से आपने पेश किया, वो भी मुझे अच्छा लगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ बात ज़रूर करूँगा। और जो विज्ञान की बात आपने की, अध्यात्म की जो बात की, अभी हम ऐसे माहौल में हैं कि हम लोग विज्ञान और अध्यात्म को अलग-अलग ढंग से देखते हैं और एक ऑयल वाटर जैसे बोलते हैं, वैसे हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। ये अलग है, ये अलग है। ये दुनिया में कोई अलग नहीं है, सब लोग जुड़े हुए हैं। आपने इंटरकनेक्टेडनेस की बात की, तो हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो बायोलॉजी थोड़ा विषय समझने में थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, जैसे आपने बताया। ये शब्द जो सभी आपने बताए, वो सब शब्द ठीक है, मीन्स आप हम लोग तो सब जो बने हुए हैं सब सजीव सजीव जिनको बोलते हैं, तो हम हमारे अंदर सब पेशी है। पेशी से पेशी के अंदर जो होता है, जो पेशी का आत्मा समझो उसको, वो डीएनए है और जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम में होता है। तो हर एक स्पीशीज में अलग-अलग तरह के क्रोमोसोम्स रहते हैं और ये जो इसको हम लोग बोलते हैं कि हम किस किस मिट्टी से बने हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना हमारी भाषा में, किस मिट्टी से बने हुए। तो सरल शब्दों में कहो तो ये किस मिट्टी से बने हुए हैं, तो ये शब्द सब वही समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रोमोसोम में काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, डीएनए में जो बोलते हैं, और हर एक जीन में एक मैसेज रहता है, यू नो, और हर एक मैसेज देने की क्षमता जो रहती है, उस हिसाब से हमारा पूरा चयन वयन होता है। तो सरल भाषा में अगर बोले तो हमारा जो पूरा जीवन का ब्लूप्रिंट जो बोलते हैं हमें, वो हमारा डीएनए है। और सब डीएनए, हमारा शरीर में जो भी सब डीएनए है, उसको आप एक जगह पे अगर सोचे कि पूरा डीएनए, तो उसको हम जीनोम बोलते हैं। जीनोम में क्या है, सब डीएनए जो है वो इकट्ठा होकर उसका जीनोम बनता है वो। तो ये जीन, एक जीन रहता है, अलग 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 जीन से जीनोम बनता है पूरा। तो ये सरल शब्दों में अगर कहे तो बस मिट्टी ही कहो, हम जिस मिट्टी के बने हुए हैं वही है क्रोमोसोम, वही है जीन्स, वही है डीएनए और वही है जीनोम। जीनोम सर्वसमावेशक है। तो मतलब अगर मैं समझने का प्रयास करूं, तो हमारी सेल है, जिसको हम लाइफ की यूनिट बोल सकते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। यस, 23 जो एक पेरेंट से, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मदर से, और 20, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें जीन्स होते हैं। कर और डीएनए क्या है? डीएनए जो है वो जीन्स डीएनए सीक्वेंस से बनते हैं। अच्छा, जीन्स के भी अंदर जाएंगे तो हमें डीएनए सीक्वेंस मिलेंगे, डीएनए अलग अलग सीक्वेंस सीक्वेंस मिलेंगे। जो रहते हैं। डीएनए जो है ATGCH जो बेस पेयर से, अच्छा, उससे वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। बने। आपने वो सांप जैसा जो दिखता है ना, वो हाँ, आपने देखा रहेगा, डीएनए का जो डबल हेलिक्स बोलते हैं, डबल हेलिक्स। वो जी। डीएनए का डबल हेलिक्स रहता है, उसमें सीक्वेंस रहता है अलग सा, ATGC के तो जीन्स सीक्वेंस के रहते अंदर हैं। डीएनए है। तो डीएनए का सीक्वेंस से जीन बनते हैं। तो एक डीएनए में अलग अलग जीन्स रहते हैं वो। तो जीन्स बोले तो डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक बार फिर से हाँ, फिर चलता हूँ, से क्योंकि क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के हाँ, अंदर क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स है, है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए में छिपे हुए बहुत सारे जीन्स है। अच्छा, जीन्स है, और इनको क्यूमुलेटिवली अगर हम जाएंगे तो सभी जो डीएनए का एक संच जो बना है, उसको जीनोम बोलते हैं। जीनोम बोलेंगे। तो ये मैं चाहता था कि पहले दर्शक जान जाएं, हम इसको विजुअल के माध्यम से भी समझाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि एज अ बायोलॉजिस्ट, जब आप लिखते हैं कि जीनोम टू ओम,
एक कॉन्सेप्ट आप लाते हैं जहाँ पर जीनोम हम देख रहे हैं कि लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है, एक माइक्रोकास्म हम समझ सकते हैं, और ओम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में जो कि एक बहुत ही बृहत है, जिसको आप मैक्रोकॉस्म कह सकते हैं। तो ये दोनों में कनेक्शन है या ये दोनों एक ही हैं, ये जो अवधारणा है, और ये जो वेदों में हम पढ़ते आए कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा क्या आपकी स्टडी में आपको मिला या आपको दिखा कि आपको लगा कि नहीं, ये जो बात है कि जो बाहर है वही भीतर है, ये जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली बात है, ये हमें जीनोम में भी दिख रही है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपके पहले प्रश्न पे वापस जाऊंगा, क्योंकि जी। दर्शकों को थोड़ा जीन्स के बारे में जो आप बोले थे, तो क्रोमोसोम में जिसको हम लोग एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम बोलते हैं, जी। वो सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं। ये बुक में काफ़ी दिखाया है, और बुक में हमने एक पिक्चर दिखाया, वो आप दर्शकों को ज़रूर दिखाइए। जी। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो जिसको हम स्त्री के सेक्स के लिए वो क्रोमोसोम का रिप्रेजेंट करता है, और वाई जो है वो पुरुष के लिए है। आप उनके साइज अगर देखो तो स्त्री के क्रोमोसोम का साइज जो है ना, वो हमारे क्रोमोसोम से कई गुना ज्यादा है। अच्छा, वाई से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जेनेटिकली स्त्री जो है वो पुरुष से बहुत स्ट्रांग है। भले ही दिखने में वो नाजुक हो, भले ही उसमें फिजिकल पावर ना हो, लेकिन उनकी तरफ जो मेंटल पावर है, और उनका जो एक भगवान ने दिया हुआ सहन शक्ति का जो माहौल है, उनका क्रिएटिविटी का जो माहौल, ये सब स्त्री में बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पुरुष क्रोमोसोम और स्त्री क्रोमोसोम अगर देखें तो ये इतना इतना बड़ा या मुट्ठी जैसा स्त्री का क्रोमोसोम का ताकत है, और ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा पुरुष का क्रोमोसोम है। और इसमें एक चीज और मैंने आपकी भी बुक में पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो जहाँ से हमारे पास एनर्जी करेंसी आती है, वो भी मदर से ही आता बिल्कुल है। बिल्कुल मदर से। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शब्द है ना, उसमें भी मातृ जैसा ही शब्द है। माता। माइटोकॉन्ड्रिया माता से आता है वो। इंटरेस्टिंग। तो फिर अभी आपने जो पूछा, उस प्रश्न पे मैं आऊँगा। मैं खुद एक विज्ञान का विद्यार्थी मैं हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारा जो विज्ञान अभी हम सिखाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो सब हम वेस्टर्न साइंस सिखाते हैं पूरा। तो हमारा जो दिमाग तैयार होता है साइंस के स्टूडेंट्स को, वो इस तरह से तैयार होता है कि भाई मैं जो देख सकता हूँ, मैं जो मेजर कर सकता हूँ, वही मेरे दृष्टि से सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं भी ऐसे ही मानता था, लेकिन थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। जी। मेरा जो बचपन है, मैं महाराष्ट्र में पूना नाम का शहर है, आपने सुना रहेगा, पुणे बोलते हैं उसको। बहुत सनातन परंपरा ये शहर में बहुत सालों से। तो हम तो जॉइंट फैमिली से आए हुए हैं, तो हमें पता नहीं था कि कजिन ब्रदर का मतलब क्या होता है। भाई तो भाई होता है भाई। तो ऐसे 24 लोग हमारे घर में रहते थे, और एक किचन में हम लोग खाते थे। तो हमारे घर में लोग अलग अलग तरह से लोग आते थे, सुबह से लेके लोग आना। हमारा घर तो मार्केट से नजदीक था। पुणे में फुले मंडई करके है मार्केट, जिसको बोलते हैं वेजिटेबल मार्केट, बहुत बड़ा। तो वो मार्केट में मेरा जो शिक्षा हुआ ना, स्कूल से ज़्यादा हमारी बचपन की शिक्षा जो है, वो ये मंडई को हम विद्यापीठ बोलते हैं, मार्केट को विद्यापीठ बोलते हैं। वो तो वहाँ इतना सारा सीखने को मिलता है। वो उसकी वैल्यू मुझे बाद में समझ में आई कि भाई ये मैंने तो विद्यापीठ में नहीं सीखा है, ये कॉलेज के चार दीवारों के अंदर ये सीखा नहीं है। जो बचपन में सीखा है वो हमेशा साथ रहता है, और वो समाज सिखाता है हमें। मेरे खुद के पिताजी जो थे वो भगवान के बड़े भक्त के, गणेश जी के भक्त थे। तो गणपति अथर्व शीर्ष पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, बोलते बोलते हम बड़े हो गए हैं। लेकिन एजुकेशन का इम्पैक्ट देखो कि मैं नास्तिक बन गया उस जमाने में। मैंने बोला भगवान वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, क्या आपको बोलते हैं। लेकिन मेरी श्रद्धा भगवान से ज्यादा मेरे पिताजी पे थी।
तो उनके साथ में मैं मंदिर में भी जाता था, मैं बैठता था उनके साथ में, अथर्वशीर्ष में पढ़ता था। आज भी मेरा अथर्वशीर्ष पूरा मैं आपको सुना सकता हूँ, आज भी इतने सालों के बाद में भी। लेकिन ये एजुकेशन का माहौल रहता है, इसीलिए हमारा रहता है, नहीं आप तो भगवान तो मानते, मैं नहीं मानता हूँ, तो ऐसे ऐसे चलते थे। उसके बाद में जब भी मैं रिसर्च में गया, उसके बाद में पढ़ाई तो ख़त्म हो गई, बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, पीएचडी भी हो गई। पीएचडी के समय जब भी मैं रिसर्च में गया, तभी मैंने जो एक विषय लिया, मैंने सोचा कि भाई मैंने जीव रसायन शास्त्र किया है, केमिस्ट्री किया है, बायोकेमिस्ट्री किया हुआ है, तो एक मेरा दायित्व बनता है कि हमारे परंपरा में जो भी बातें बोली गई है, उसका वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। तो ये दृष्टि से, और मैंने खुद बड़े होते होते ना, हमारे घर में तो आयुर्वेद चलता था। भारत के हर घर में आयुर्वेद है। आयुर्वेद कोई आयुर्वेद कॉलेज इसमें खाली नहीं है, आयुर्वेद हर घर में है। आपकी दादी भी आपको बोलती है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी सीजन में क्या गर्म पड़ेगा, क्या ठंडा पड़ेगा, तो ये सब आयुर्वेद ही है ना। तो ये मैंने खुद देखा था कि इसका उपयोग होता है, तो मैं दिमाग में ये था कि मैं कुछ उसके लिए करूं। तो मैंने, मेरा एमएससी का प्रोजेक्ट जो है ना, वो भल्ला तक करके एक आयुर्वेदिक प्लांट है, काला नट रहता है, ब्लैक नट बोलते हैं, और वो ब्लैक नट से बहुत सारे उपचार होते हैं। आयुर्वेद तो उनको आधा आधा वैद्य मानते हैं, इतना अच्छा है, लेकिन काम करने में बहुत कठिन है। आपने देखा रहेगा काफी देहातों में भी वो यूज होता है, काला काला नट ऐसा रास्ते पे जो वैद्य रहते हैं ना, वो बेचते हैं, आपने देखा रहेगा वो सामने। वो अगर किसी को एलर्जी उसकी आ गई ना, तो बहुत ही बुरा होता है, हॉस्पिटल भी एडमिट करना पड़ता है। तो वो विषय से मैंने मेरा काम शुरू किया। तो जब भी मेरे दोस्तों को, मुझे भी कई बार कांटा घुस जाता है या कीला घुस जाता है, बहुत गहरा जख्म हो जाता है, पेन होता है। उस जमाने में तो टेटेनस वैक्सीन ये दो, ये टॉक्साइड का दे दो, इतना कॉमन नहीं था। तो मेरी दादी हमेशा ऐसा अगर हो गया ना, तो वो भल्ला तक लाती थी और उसका चटका देते थे हमें। वो एक फ्लेम पे लगाओ, उसमें ऑयल आएगा और वो लगा दो उसमें। वो लगाने के बाद में पेन चला जाता था, इन्फेक्शन नहीं होता था। तो मेरे ये दिमाग में था कि ये भाई इस पे काम करना है। तो मैंने एमएससी का प्रोजेक्ट उसी पे लिया, और मैंने देखा कि भाई अगर ये देने के बाद में अगर आपको टेटनस भी नहीं लेना पड़ता है, तो उसका टेटनस का जो बैक्टीरिया है उसका ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन था। रिसर्च में ना, रिसर्च क्वेश्चन पूछना सबसे बड़ी बात रहती है। अच्छा सा और सही सवाल आप अगर पूछे, तो फिर आपको एक काम करने की किस दिशा में जाना है वो अच्छी तरह से मिलता है। तो वो प्रश्न था कि कैसे करता है। तो इसलिए हमें टेटनस के बैक्टीरिया पे काम करना शुरू किया। अभी टेटनस बैक्टीरिया ग्रो करना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि टेटनस बैक्टीरिया जो बोलते हैं हम लोग ऑब्लिगेट एनारोब, यानी उसको ऑक्सीजन अगर थोड़ा भी मिल गया तो वो मर जाते हैं। इसीलिए वो डीप वुंड में बढ़ते हैं, इसलिए वो अगर बढ़ने लगता है तो नेक्रोसिस होता है, सड़ने लगता है बदन पूरा ना। तो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहां नहीं रहता है, इसलिए वो वहां ग्रो करते हैं। हमने दिखा दिया कि ये भल्ला तक का उपयोग करके बैक्टीरिया ये पूरे मर जाते हैं। छोटे प्रमाण में भी अगर आपने वो दिया तो पूरे के पूरे खात्मा हो जाता है उनका, जिनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी, पूरे मर जाते। नहीं तो कई सारे ड्रग ऐसे होते हैं कि टेम्पररीली बैक्टीरिया को वो शांत कर देते, लेकिन पूरे मारते नहीं। ये पूरे मारने वाला है, जिसको सिडल इफेक्ट बोलते हैं। और उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि भाई ये जो हमारे घर में जो हम लोग देखते हैं, वो भी एक विज्ञान ही है ना। वो कौन पढ़ाई करेगा उसकी, उसके बारे में कौन सोचेगा। और एक मैंने छोटा बिंदु लिया है खाली, ऐसे कई सारे बिंदु है जिस पे काम होना चाहिए। इसीलिए उसके बाद में, ये मैं आपको बोल रहा हूँ 1980 की बात बोल रहा हूँ, उसके बाद में मैंने तय कर लिया कि अभी मेरा जो रिसर्च है वो मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पे ही करूँगा, आईकेएस पे ही करूँगा। और तब से आयुर्वेद और योग के बारे में आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से कैसे देखे, उसके बारे में हमारा काम शुरू हो गया। आप मेन स्ट्रीम में आयुर्वेद को ले जा रहे हैं। अब इसमें ये जो आपका एक दृष्टिकोण था
विशेषकर जेनेटिक्स में, कि मैंने ये भी पढ़ा कि ईशावास्योपनिषद का जो शांति पाठ है, पूर्णमदः पूर्णमिदं वाला, तो उसको आप जीनोम में देखते हैं या हमारी हमारी पूरी एग्जिस्टेंस की जो बेसिक यूनिट है उसमें देखते हैं। तो ये दृष्टिकोण कैसे आप में आया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले जो शुरू किया वो एक आयुर्वेद को एक दवाई की तरफ से देखना शुरू किया, और आयुर्वेद से अच्छी अच्छी दवाई कैसे हम लोग बना सकते हैं उसके बारे में मेरा रिसर्च शुरू हो गया। लेकिन 2000 साल में मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेद को खाली ये मेडिसिनल प्लांट में बंदिश करना ठीक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद एक बड़ी विचारधारा है। मेडिसिनल प्लांट का तो एक छोटा सा भाग है। तो मैंने सोचा कि इससे आगे आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए 2000 में मैंने एक जिनको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं, ऐसा एक हाइपोथेसिस पेपर लिखा, जिसने मैंने बोला कि आयुर्वेद ये पर्सनलाइज मेडिसिन है या डिजाइनर मेडिसिन है जो आपके लिए बनाया गया है। क्योंकि एलोपैथी में क्या है, आपको अगर हेडेक है तो आपको एस्प्रिन दे देंगे, सबको दे देंगे। लेकिन आयुर्वेद में वैसा नहीं होता है। आपको हेडेक रहेगा भी, लेकिन आपकी प्रकृति क्या है उस हिसाब से आपको कौन सी दवा सूट होगी ये वैद्य डिसाइड करता है, और अलग अलग लोगों को वो प्रकृति के हिसाब से अलग अलग दवा देता है। इसको ही आज के आधुनिक भाषा में पर्सनलाइज मेडिसिन करके बोला जाता है। तो मैंने बोला आयुर्वेद तो पर्सनलाइज है ही ना मेडिसिन, क्योंकि वैद्य जो पुड़ी देता है वो आपके लिए डिजाइन की है। लेकिन विज्ञान में क्या है कि खाली हाइपोथेसिस करना काफी नहीं होता है। वो हाइपोथेसिस आपको प्रूव करना पड़ता है या डिसप्रूव भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार आप जो सोचते वही सही होगा, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो परीक्षण करके हमें समझना पड़ता है वो क्या है। हमने बोला कि वही हाइपोथेसिस किया तो ठीक है, लेकिन उसके बारे में कुछ तो भी हमें करना पड़ेगा। तो तब हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे काम करते थे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद दवाई बनाने का काम हमारा चलता था, और काफ़ी सारा उसका पेटेंट भी था हमारे पास, यूएस का पेटेंट भी था। बहुत सारा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में उसका काम हुआ रहता था। तो उसके हमारे पास पेशेंट्स थे। हमारे मित्र पुणे के बहुत अच्छे रोमेटोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर चोपड़ा, वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो उनके साथ बात हो गई। मैंने बोला कि भाई रोमेटॉइड आर्थराइटिस में एक HLA-DRB जीन करके है। जीन की आपने पहले बात की, तो ये एक स्पेसिफिक जीन की मैं बात कर रहा हूँ। वो जीन का और रोमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स का रिलेशनशिप क्या है आधुनिक विज्ञान को मालूम है। तो इसलिए हमने वो एक जीन चुना, और हमने देख लेते हैं कि ये जीन किस स्वरूप से वात, पित्त और कफ, ये तीन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। हमारे पास रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स थे, उनको हमने आयुर्वेदिक वैद्यों के आधार से मदद से 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में वात वाले आ गए, एक ग्रुप में पित्त वाले आ गए, एक ग्रुप में कफ वाले आ गए। और फिर हमने क्या किया, उनका DNA एनालिसिस किया, उनका वो जीन जो है उसका एनालिसिस किया। और वो एनालिसिस करने के बाद में हर एक जीन में एलील्स होते हैं। एक जीन के अलग अलग हमारे मित्र जैसे होते हैं वैसे एलील्स होते हैं। तो ये में 12-13 एलील्स रहते हैं, और वो एलील्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस हिसाब से वो तय होता है आपकी प्रकृति क्या रहेगी। तो ये हमने पहली बार दिखा दिया कि ये जो एलील का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वात में अलग है, पित्त में अलग है और कफ में अलग है। ये पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के परीक्षण से पूरे समझे गए, पब्लिश हो गए, और अमेरिका के सबसे बड़ी एक कॉन्फ्रेंस रहती है, वो कॉन्फ्रेंस में वो प्रेजेंट किए गए, बाद में इंटरनेशनल जर्नल में प्रेजेंट किए गए। ये छोटा एक्सपेरिमेंट एक जो हमने हमारे पुणे विश्वविद्यालय के लैब में शुरू किया, हमारी साथी डॉक्टर कल्पना जोशी, उन्होंने उसका पूरा DNA एनालिसिस किया। वो पहली बार आयुर्जीनोमिक्स नाम से अभी मल्टी क्रोर डिसिप्लिन हो गया है। एक नया डिसिप्लिन उभर के आया है आधुनिक विज्ञान में। आयुर्वेद के कारण एक नया डिसिप्लिन आ गया, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हम लोग मानते थे कि भाई एक दवाई सबको सही है ना, क्यों अलग अलग करनी है। लेकिन अभी आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा है कि भाई
सब लोग एक नहीं है, हम लोग 99% 9 हम लोग जेनेटिकली सेम रहेंगे भी, लेकिन जेनेटिक्स के आगे भी कुछ है, तो हमारी प्रकृति अलग है हर एक की। तो एक दवा कैसे सबको आएगी? और अभी बाद में फार्माकोजिनोमिक्स करके एक नई ब्रांच उभर के आई। लाइक एस्प्रिन आप देख लीजिए, आपको हेडेक है, आपको एस्प्रिन मिली। आप अगर कफ प्रवृत्ति के हो तो आपको दी हुए एस्प्रिन का डोज कम भी पड़ सकता है। अच्छा। आप अगर पित्त प्रकृति के हो तो वो एस्प्रिन का डोज आपको बहुत ज्यादा भारी भी पड़ सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है। तो ये जो बदलाव आता है, ये पहली बार कैंसर रिसर्च के कारण सामने आया। तब दिखाई दिया वैज्ञानिकों को कि कैंसर में 3 जेनेटिक सबटाइप होते हैं, बहुत सारे, और हर एक सबटाइप को अलग अलग तरह की कैंसर की दवा देने की जरूरत है। एक दवा सबको नहीं दे सकते। तो ये आयुर्वेद का जो कहना था वो आज आधुनिक विज्ञान ने मान लिया है कि भाई हम सब एक जेनेटिकली है, लेकिन हम तो अलग अलग है, हम तो अलग अलग दिखते भी है ना, अलग अलग सोचते भी है। तो एक ही दवा सबको कैसे काम आएगी? तो इसीलिए ये पर्सनलाइज मेडिसिन जो 2000 साल में हमने हाइपोथेसिस किया, वो अभी सब दुनिया में पर्सनलाइज मेडिसिन ये बज़वर्ड हो गया है। आचार्य जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो दोष हैं, जो आयुर्वेद का एक बेसिक मूलभूत सिद्धांत है कि वात पित्त कफ 3 प्रकार के, और उसके भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में लोग होते हैं, उनकी प्रकृति बिल्कुल होती है, और उसके हिसाब से आपको दवा देनी चाहिए। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है कि इसका एक साइंटिफिक प्रमाण मिल गया है। लेकिन ऐसे जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं, और मैं आशा करूँगा कि आगे उन पर भी वर्क हो, जैसे कि नाड़ियाँ हैं या प्राण है। बिल्कुल। तो आप चूंकि इस फील्ड में हैं, तो क्या इस पर भी कार्य हो रहा है? बहुत कार्य हो रहा है, और कार्य से ज्यादा उत्सुकता है। मैं अभी बताऊं, कल आपने पढ़ा रहेगा, WHO का ग्लोबल समिट दिल्ली में चल रहा है, और WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सिल्वी वहां आई थी, और उन्होंने आपने जो प्रश्न पूछा वही हमारे WHO के मीटिंग में कल पूछा। सिल्वी WHO की ग्लोबल चीफ साइंटिस्ट है, ये सोचो आप कि कोई आयरा गहरा नहीं पूछ रहा है। उसने पूछा कि हमें काम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि एक प्राण कंसेप्ट क्या है। ये होम्योपैथी में भी है, वाइटल फोर्स। सब जगह पे है, वो क्या है वो, या चाइनीज में बोलते ची, क्या जी है जी। वो, या फिर कॉन्शियसनेस क्या है। अभी ये शब्द आधुनिक मॉडर्न साइंटिस्ट एट द हाईएस्ट लेवल अगर बोलना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि दुनिया में इसके बारे में कितनी बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई है, और ये जो पूरा समझने का माहौल है, ये उसके बारे में थोड़ा बाद में भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो आधुनिक विज्ञान है, वो आधुनिक विज्ञान आज हम बहुत संकुचित तरह से उसकी तरफ देख रहे हैं, और आधुनिक विज्ञान का जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत सारा उपयोग हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जिसको हम लोग ग्रीड बोलते हैं, हव्यास के लिए कर रहे हैं। एक मुझे खुद को कुछ बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं, या फिर इवन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए कर रहे हैं। वो विज्ञान का पर्पस नहीं है। विज्ञान का पर्पस क्या है? सत्य का शोध, ना कि बड़े बड़े विध्वंसक हथियार बनाए ये विद्वान, या कि खाली मेरे प्रॉफिट हो ज्यादा और बड़े, ये नहीं है। तो विज्ञान को थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है कि भाई हमने जो दिशा ली है वो सही है या नहीं है। विज्ञान का उपयोग ये मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, विज्ञान का उपयोग ये प्रकृति के लिए होना चाहिए। वो हम कर रहे हैं क्या उतनी तरह से, ये सोचने की जरूरत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बारे में जो ज्ञान है, या इसके बारे में जो मार्गदर्शन है, वो हमारा सनातन नॉलेज सिस्टम जो है वो देते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से उस पर वापस आएंगे, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो कि जो आपने ईश उपनिषद से जो शांति पाठ है कि पूर्णता से पूर्णता निकाल लेने पर भी पूर्णता बचती है, और जोड़ देने पर भी पूर्ण ही रहता है, उसको कैसे आप जीनोम में देखते हैं? वो क्या है ना, मैंने आपको बताया जैसे वो हमारा जेनेटिक का स्टडी चल रहा था,
और हमने जो दिखा दिया कि वात पित्त कफ का अलग अलग जेनेटिक सिग्नेचर्स रहते हैं, ये आयु जीनोमिक्स में बढ़ गया। 2004 साल की बात है, जब भी हम लोग ये काम कर रहे थे, उसी समय मैं ईशावास्य उपनिषद भी पढ़ रहा था। तो ईशावास्य उपनिषद पढ़ते समय मैं वो शांति पाठ पे अटक गया। मैंने बोला इनको क्या कहना चाहते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। इसका मतलब क्या है? ये पूर्ण है, उपनिषद बोल रहे हैं ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। अगर वो पूर्ण से आप कुछ निकाले, जो आप निकाले वो पूर्ण होने की क्षमता रखता है, जो बचा हुआ है वो भी पूर्ण है। मैंने बोला भाई ये तो जीनोम का डेफिनेशन है। क्योंकि आप अगर जीनोम देखें, जीनोम ये जो आपको बताया मैंने, जीनोम ये पूरा डीएनए हमारा शरीर में जो है वो उसका जीनोम है। उसमें से अगर कोई पार्ट छोटा सा निकालते हो, छोटा सा डीएनए भी आप निकालते हो, तो वो पूर्ण होने की क्षमता रखता है। आप उसको पूर्ण कर सकते हैं, क्षमता रखता है वो। जो बचा हुआ है वो भी पूर्ण होता है। तो ये मैंने बोला ये जीनोम की डेफिनेशन ही है वो ईशावास्य उपनिषद। वो भले ही उनका जो कहना है का मतलब है वो सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आत्मा परमात्मा की बात कर रहे। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, परमात्मा है सुपर कॉन्शियसनेस से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, हम भी उसका पार्ट है, हमारा भी कॉन्शियसनेस है। तो ये बात वो कर रहे हैं, लेकिन वही बात जीनोम पे भी लागू होती है। तो इसलिए वो मुझे फिर भी याद है, वो दिन था अश्विन पूर्णिमा का दिन था, और मुझे वो अंदर से आ गया। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये अंदर से आ गया। और उसी रात मैंने एक पेज लिख के दिया। वो समय बुक का नाम मैंने सोचा ओम टू जीनोम, और मैंने अभी भी वो संभाल के रखा हुआ है, वो पूर्णिमा को जो मैंने लिखा हुआ ओम टू जीनोम। क्योंकि मैंने सोचा कि भाई ओम रिप्रेजेंट करेगा ईशावास्य उपनिषद जैसे हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को, और जीनोम रिप्रेजेंट करेगा आधुनिक विज्ञान को, और दोनों में क्या कोरिलेशन है वो हम सोचेंगे, लिखेंगे। जैसे जैसे ये बुक होते गया, समझो 2004 में पहले बुक का आइडिया आया, और 2024 में ये बुक पब्लिश हुआ। तो ये दिमाग में वो चल रहा था 20 साल से। एक स्टेज ऐसी आई कि 2015 में मेरे मेंटोर है डॉक्टर गुरुराज मुतालिक, आज वो 97 ईयर्स है। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम बीजे मेडिकल कॉलेज, पुणे के सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर थे। उसके बाद में WHO के डायरेक्टर करके रिटायर हो गए। वो मेडिसिन के प्रोफेसर रहते हुए भी कर्नाटक के छोटे गांव में से आते हैं वो, और वहाँ संस्कृत पढ़ के बड़े हुए हैं, तो संस्कृत भी उतना ही अच्छा उनका है। तो उनसे बात करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो ट्रैजेक्टरी है ओम टू जीनोम, वो ठीक नहीं है। ओम ने जीनोम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, जीनोम ने ओम की तरफ आने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग जो सीक्वेंस बोल रहे हैं ना, वो ज्ञान, गीता में तो ज्ञान का नाम बड़ा है, तो उसे नहीं, लेकिन ज्ञान अगर हम सर्वसामान्य लोगों की भाषा में अगर बोले तो ज्ञान इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है। दूसरी स्टेज है उसकी विज्ञान। विज्ञान का मतलब हम लोग बोलते हैं विशेष ज्ञान। अगर आप एक विषय में बहुत ही विशेष ज्ञान आपने किया तो आप विज्ञान के विद्यार्थी हो गए। तो ज्ञान विज्ञान, लेकिन विज्ञान आज हमें ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बोला, कि वो पूरा नहीं है, अधूरा है, हमेशा आगे चलने वाला है, बढ़ने वाला है। उसके आगे क्या है? तो उसके आगे है प्रज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद। तो मैंने सोचा ये तैत्तरीय उपनिषद वाला क्या कहना चाहते, ये महाप्रश्न है क्या, प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? तो वो सोचते सोचते हमने बोला कि प्रज्ञान के लिए इंग्लिश वर्ड तो है नहीं, विज्ञान को प्रज्ञान की तरफ जाने की जरूरत है, ये अगर मुझे कहना है तो मैं कैसे कहूं? तो इसलिए हमने वो वर्ड कॉइन किया मेटा साइंस। एंड हमें वो मेटाफिजिक्स से अलग करना था, क्योंकि मेटाफिजिक्स की तो बात आपने बोला क्वांटम जैसे आ गया, वैसे मेटाफिजिक्स की बात भी शुरू हो गई, लेकिन ये मेटाफिजिक्स में हमें नहीं लाना था।
हमें बोलना था पूरा विज्ञान को ही मेटा बनने की जरूरत है, विज्ञान को प्रज्ञान की तरफ जाने की जरूरत है। तो ये प्रज्ञानंद ब्रह्म जब भी हमने पढ़ा तभी ये पूरा आइडिया फिर सामने आ गया, और हमने फिर बोला कि नहीं, ये बुक का नाम हम लोग बदल देंगे, और हो गया फिर वो जीनोम टू ओम, क्योंकि जीनोम ने अगर ओम की तरफ गया तो ही जीनोम का सही इस्तेमाल हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉक चल रही है आचार्य जी। इसमें अगर लाइफ को समझना है, और बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट ने समझने का प्रयास किया है, इनफैक्ट जो बायोलॉजिस्ट नहीं थे जैसे एडविन श्रोडिंगर हैं या और भी लोग हैं जिन्होंने, और हर एक मानव, केवल वैज्ञानिक ही नहीं, हर एक मानव के अंदर ये जिज्ञासा है कि क्या है लाइफ। तो लाइफ को समझने के लिए अगर हम साइंटिफिक मेथडोलॉजी में भी जाएं, टेम्परामेंट में जाएं, तो हम बेसिक यूनिट में जाएंगे, सेल में जाएंगे, सेल को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसमें हमें पता चला कि जीन होते हैं, डीएनए होता है, किस तरह से हमारी लाइफ चलती है। तो एक अभी मैंने एक पॉडकास्ट और किया था नीरज राय जी के साथ, वो भी जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं, और उनसे भी चर्चा चल रही थी। खैर वो आर्कियोजेनेटिक्स में है, तो वो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि भारतीय कैसे हैं, जीन्स कहाँ से आ रहे हैं, आर्यन इन्वेजन क्या सच है, तो उनकी फील्ड वो है। चूंकि आप कॉन्शियसनेस और भारतीय दर्शनों पर भी बात करते हैं, तो ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक सेल जो है, अगर उसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से देखें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जीन है या जो एक हमारा जीनोम है, वो जो फर्स्ट सेल रही होगी जिससे जीवन आगे बढ़ा, उसका डेटा उसमें है स्टोर करके अभी? ये कहना तो वैसे मुश्किल है, लेकिन डीएनए एक अमूर्त चेन है, सदियों से चलती आई है। कभी कैसे क्या तैयार हो गई इसके बारे में कहना, अलग अलग से थियरीज है उसमें, लेकिन जो डीएनए का एटीजीसी जो हमने बताया आपको, वो जो पूरा ओरिजिनल ढांचा है वो सब में समान है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग तो एक ही है, जीव एक ही है, और हमारा स्ट्रक्चर भी एक ही है। तो वो पहले सेल में जो था वही आज है या नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो पहले सेल में डीएनए बना वो आज भी वैसे ही चलते आए हैं, एटीजीसी आज भी वैसे ही चलते आए हैं, ये तो सत्य है। और वो अपने आप को इतने सालों से यहाँ तक लाया है, तो इसमें एक इंटेलिजेंस भी आपको इंटेलिजेंस दिखती है। है, और इंटेलिजेंस की आपने बात की या कॉन्शियसनेस की बात की, मैं मानता हूँ कि कॉन्शियसनेस ये जो है वो खाली हमारा, बहुत सारे लोग मानते हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन में है, या हम, ब्रेन अलग सी चीज है। ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा एक ऑर्गन है हमारा, कॉम्प्लेक्स मशीन है। ऑर्गन है हमारा, कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा ही बोलो, लेकिन ये ऑर्गन ही है। कॉन्शियसनेस ये ब्रेन नहीं है। और कॉन्शियसनेस सही मायने में क्या है इसके बारे में आज वैज्ञानिकों को भी कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे वैज्ञानिक तो कॉन्शियसनेस है मानते भी नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं गया था, तभी एक दो जगह पे तो मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आप तो वैज्ञानिक हो, आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हो, आप कॉन्शियसनेस पे कैसे बात करते हो? तो मैंने उनको पूछा, भाई आप कैसे पूछ रहे हैं, ये प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? क्योंकि विज्ञान जो है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आज हमें नहीं पता रहेगा कॉन्शियसनेस क्या है, कल पता रहेगा ना। तो वो भी एक डॉगमेटिक व्यू हो गया। नहीं तो वैज्ञानिकों ने फिर शास्त्रियों को डॉगमेटिक कहने की क्या जरूरत है ना? हम खुद भी अगर डॉगमेटिक बनने लगे तो, कि नहीं है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, कॉन्शियसनेस है ही नहीं। कॉन्शियसनेस नहीं है, आप भले भगवान को ना माने, लेकिन कोई तो भी ये शक्ति है ना जो हम सबको चला रही है। कहाँ से चलता है ये सब, कौन आता है? ये प्रश्न भी हम नहीं पूछेंगे विज्ञान में। अगर ये है तो फिर ये कौन सा विज्ञान हो गया, अगर प्रश्न पूछना ही हमने बंद कर दिया तो ये आज बड़ा इसके विचार चल रहा है सभी जगह पे। और जैसे आपने क्वांटम की भी बात की, ये बुक जब भी हम लिख रहे थे तभी मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया था, और तभी मेरी मुलाकात प्रोफेसर ब्रायन जोसेफसन से हुई। आपने भी पढ़ा रहेगा, आप आईआईटी से आए हैं। जोसेफसन इफेक्ट हर एक फिजिक्स के बुक में पढ़ाया जाता है। और जोसेफसन ब्रायन ने ये पूरा क्वांटम का जो रिसर्च उसने किया उस जमाने में, ही हैपेंस टू बी वन ऑफ द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट्स इन फिजिक्स। आज भी वो काम कर रहे
कैवेंडिश लैब में उनका विषय क्या है पता है? ब्रायन जोसेफसन आज काम कर रहे हैं माइंड मैटर यूनिफिकेशन। उनका विषय है ओरिजिन ऑफ थिंकिंग। कहां से आते हैं विचार? हम लोग विचार करते हैं, हमने सोचा है कभी कहां से आते हैं विचार? ये फिजिक्स वाला नोबेल लॉरेट उसके बारे में विचार कर ले कि आप दर्शन में जाओ, आप हमारे ज्ञान परंपरा में जाओ, कहां से आते हैं विचार, आपको पूरा उसका विवेचन मिलेगा आपको। तो ये जो हमारी ज्ञान परंपरा जो है ना, वो मैं मानता हूं कि वो खाली कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो पुरानी है, वो तो भविष्य है। कल WHO की DG ने बोला कि ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, वो हमारा भविष्य है। ये लेवल पे हो रहा है, लेकिन भारत में हम लोग कब जगेंगे, ये सवाल है। आज पूरी दुनिया में भारत ज्ञान के लिए एक क्यूरियोसिटी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से उसकी तरफ देखना चाहिए वो नहीं देख पा रहे हैं। और इसका कारण भी है, इसका कारण है हमारे दिमाग में जो भरा गया है ना, कि जो विदेश से आता है, पश्चिम से आता है, वही सही है। ये बात ठीक नहीं है। तो ये एरिस्टोटलियन लॉजिक ने जो चालू कर दिया कि भाई रिडक्शनिस्ट अप्रोच, आप चीजें तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ और उसका अच्छा सा आप अभ्यास करो, तो आपको एक वैज्ञानिक एक अच्छी दृष्टि मिलेगी। बहुत अच्छा विचार है, लेकिन पूरा नहीं है। तो वो पार्ट है, पार्ट और होल, ये दोनों की तरफ हमें देखने की जरूरत है। और ये पूर्ण की तरफ देखने की शक्ति, विचार हमें हमारे दर्शन शास्त्र से मिलते हैं। और वो विचार वैज्ञानिकों ने अगर किया तो आधुनिक विज्ञान को आगे लेके जाने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इसमें जैसे आपने बताया रिडक्शनिस्ट अप्रोच जो है साइंस का, दर्शकों के लिए एक मेरा भी विचार मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को कभी कभी लगता है कि अरे साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जबकि आप साइंस में ही जीवन आपका बीता है। तो जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, और जो हम ये जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम और क्लोरीन मिलके नमक बनता है, तो हम नमक को सोडियम और क्लोरीन के पार्टिकल्स में या उसमें जाकर एलिमेंट्स में समझ सकते हैं कि अच्छा नमक है तो सोडियम और क्लोरीन से आया है। बट सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बनाते हैं और वो नमकीन लगता है, ये साइंस नहीं समझा पाएगा कि नमकीन क्यों लगता है। यही मेजर प्रॉब्लम है, जहां पर एक्सपीरियंस आ जाता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो तो हम समझ सकते हैं कि वो क्रिस्टल कैसा बना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में आते हैं, लेकिन वो हमें नमकीन क्यों लगता है। सोडियम और क्लोरीन जो कि इतने डिफरेंट हैं, और जब वो साथ में आते हैं, या फिर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में आते हैं और वाटर बनता है, उसका हम केमिकल स्ट्रक्चर सब समझ सकते हैं, लेकिन वो गीला क्यों करता है, हमें गीला क्यों महसूस होता है। ये एक जो है, जैसा कि आपने बोला कि हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच से उसकी साइंस तो समझ जाएंगे, लेकिन जो उसकी इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी वो दे रहा है, वो हम साइंस से नहीं समझ पा रहे। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये कॉन्शियसनेस के भी साथ है। बिल्कुल कि हम ब्रेन को तो समझ लेंगे, लेकिन ब्रेन जो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी, या हम बताएं कि जो हमारा अवेयरनेस है, सबसे चमत्कारिक बात तो यही है कि मनुष्य अवेयर है कि वो अवेयर है। बिल्कुल इसको समझना बहुत मुश्किल हो जा रहा है रिडक्शनिस्ट अप्रोच से, जो कि वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है। और वहीं पर जो भारतीय दर्शन है कि हमें होल को भी समझना चाहिए, नमक को नमक के तरीके भी समझना चाहिए, ना कि केवल नमक को हम उसको सोडियम और क्लोरीन में ही समझें। तो ये जो एक अप्रोच है, ये मेटा साइंस की तरफ आप बढ़ा रहे हैं। आचार्य जी, अभी उसी एक प्रश्न पे चलेंगे, उसके बाद और भी प्रश्न है कि जो अभी एक टैबू सब्जेक्ट बन गया है, विशेषकर जब आप धर्म की बात करें, अब्राहमिक रिलीजन्स का मुझे नहीं पता है, वो उनके लिए टैबू होगा। बट डार्विन की जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हम देखते हैं कि जीव जो है वो रेप्लिकेट करता है, फिर उनके अंदर जो DNA है वो आगे जाता है, म्यूटेशंस होते हैं, कुछ नई प्रजातियां बनती हैं, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, नेचर सेलेक्ट करती है, कुछ बचती हैं, कुछ आगे जाती हैं, फिर वो अपने जीन्स को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति डार्विन हमें बताते हैं। तो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार या दर्शन के अनुसार कुछ पैरेलल दिखता है, या विरोधी ही दिखता है कि ये चीज सही नहीं है?
नहीं, मुझे तो विरोध इसमें कोई दिखता नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो डार्विन ने बताया है, डार्विन ने तो बहुत अच्छी तरह से इवोल्यूशन की थ्योरी बनाई है, और जो सब मानते भी है, कई वैज्ञानिक भी उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी मैं बताऊं आपको। कई वैज्ञानिक डार्विन थ्योरी को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान में तो चलता है ना, चैलेंज भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लोग कोई मानते भी नहीं है, और हम सबका सम्मान करते हैं। हमारी परंपरा में हमने विरोधी विचारों का भी सम्मान किया है। चार्वाक को भी उतनी ही जगह दी है हमने दर्शन में, जितनी हमने बाकी लोगों को दी है, तो डार्विन का ऐसा नहीं है कि पूरी सहमति है। अभी आप देख लीजिए, हमने ये जीनोम टू ओम में भी उसके बारे में लिखा हुआ है, और कभी मुझे कई लोगों ने प्रश्न पूछा भी है, ये आपने जो पूछा है वो, कि आपने ये कैसे बता दिया, आपने कैसे लिखा आपके बुक में दशावतार का रेफरेंस। मैंने बोला क्यों नहीं, दशावतार जो बताए गए हैं वो सीक्वेंस में है या नहीं, ये प्रश्न है। और वो जमाने में उन्होंने ये कैसा विचार किया रहेगा, ये प्रश्न हमने नहीं पूछना चाहिए। भाई उन लोगों को कैसा पता चला रहेगा कि पहले जो है मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, ये सीक्वेंस कैसे आ गया। मैं ये मानता हूं कि अगर कल का साइंस फिक्शन आज की रियलिटी बन सकता है और बना है, और ऐसे बहुत सारे हजार उदाहरण है कि कल का साइंस फिक्शन आज का रियलिटी बना है, तो हमारा जो प्राचीन ज्ञान है उसकी तरफ हमें कुतूहल की तरह क्यों नहीं देखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ विशाल जी कि मुझे मालूम नहीं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा कि रामायण हिस्ट्री है या एपिक है, या महाभारत हिस्ट्री है या एपिक है। लेकिन जो भी है बहुत पुराना है, ये तो मालूम है। उन्होंने विमान की कल्पना की ना। मैंने ये मानता, मुझे मालूम नहीं है कि उस जमाने में पुष्पक विमान था या नहीं था, उन्होंने विमान में प्रवास किया या नहीं किया, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन विमान की कल्पना करना ये भी कोई छोटी बात है क्या। और विमान की कल्पना 10,000 साल पहले की आज प्रत्यक्ष में आ गई वो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पूना में हमारे एक बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर है, एमएस सर्जन, पूना के बहुत बड़े सर्जन थे वो, डॉक्टर भावे करके, बड़ा हॉस्पिटल पूना में था उनका। वो खुद पायलट भी थे, और उनका बुक भी है, आप वो गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा वो। उन्होंने क्या किया है, डॉक्टर भावे ने, पायलट थे तो उन्होंने खुद का प्लेन लेके, वो कालिदास के बड़े चाहते थे, तो उन्होंने मेघदूत पूरा पढ़ा था। तो उनको क्यूरियोसिटी लग गई, भाई मेघदूत में कालिदास ने इतना वर्णन कैसे किया कि जो मुझे धरती पे रह के मैं देख नहीं पाता हूं, कैसे किया रहेगा। तो इसलिए उन्होंने पूछा वो सही है या गलत, मैं ऊपर जाके देखूंगा। और उन्होंने पूरा वो ट्रैक खुद के प्लेन में फोटोग्राफी करके, एरियल फोटोग्राफी करके कर दिया, और वो बुक उन्होंने, वो रिसर्च पब्लिश कर दिया उन्होंने। और उन्होंने बताया वो पूरा ट्रैक जो कालिदास ने बताया वैसे के वैसे ऊपर से दिखता है। तो आप मुझे बताइए, ये मेघदूत, क्या कालिदास खुद मेघ ऊपर जाके गया था या नहीं गया था, उसकी प्रतिभा थी या क्या था, हमें आज भी पता नहीं है। लेकिन सत्य तो है ना ये, कि ऊपर से वो ट्रैक वैसा ही दिखता है। तो ये वैज्ञानिकों ने प्रश्न तो पूछना चाहिए, कैसा किया रहेगा ये। और ऐसे अनेक उदाहरण है। तो ये जो सभी हम लोग पुराण कथा बोलते हैं, भले ही पुराण कथा रहो, लेकिन दे कैन बी सोर्स ऑफ इनोवेशन। और मैं आपको बताऊं विशाल जी, आज मॉडर्न साइंस में, मेरा खुद का काम है हेल्थ में, तो मैं हेल्थ की बात करूंगा। और हेल्थ में भी मैं पूरा शुरू शुरू में तो दवाई की खोज की काम कर रहा था, तो उसकी बात करूंगा। आज हम ड्रग डिस्कवरी जिसको बोलते हैं ना, उसमें हम लोग इनोवेशन डेफिसिट फेस कर रहे हैं। नई दवाइयां नहीं आ रही है। आपने देखा रहेगा कि ब्लॉकबस्टर ड्रग कहाँ है 20 साल 30 साल में अगर रहेगा। नई ड्रग जितनी भी मार्केट में आ रही है, उससे ज्यादा ड्रग्स मार्केट से निकाली जा रही है, क्योंकि वो टॉक्सिक हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब? तो ये इसीलिए हो रहा है कि हम लोग एक चक्र में खाली वही सोचते बैठे हैं। डिसरप्टिव जिसको बोलते हैं वो सोच नहीं आ रही है। तो वो डिसरप्टिव इनोवेशन के लिए आइडियाज कहाँ से आएंगे? तो आइडियाज मैं मानता हूं ये
प्राचीन शास्त्रों से, प्राचीन ज्ञान से ये आइडियाज हमें मिल सकते हैं। जैसे आपने क्वांटम का उदाहरण दिया, हम लोग, प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि जब भी कोई दूसरा खोजता है ना, तभी हम शास्त्रों में जाके बोलते हैं हमें तो हजारों साल से पता है। ये बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें हमारे शास्त्रों में है जो आज के विज्ञान को मालूम भी नहीं है, वो हमें लेके आना चाहिए और उसको हमें प्रश्न पूछ के उसके ऊपर वैज्ञानिक काम कर। जैसे हमने एक प्रश्न पूछा था कि दोषों को जेनेटिक बेसिस है क्या नहीं है, और उसका फॉलोअप करके हमने दिखा दिया है, और एक नया ब्रांच विज्ञान में उभर के आया है सामने। ऐसे भारत को अगर विश्व में विश्व गुरु का स्थान लेना है तो विज्ञान क्षेत्र में भी लेना पड़ेगा, और हमारे वैज्ञानिकों को ये हमारे शास्त्रों की तरफ कुतूहल के दृष्टि से देख के नए आइडियाज विज्ञान में या तंत्रज्ञान में लाने पड़ेंगे। और वो अगर हम लाते हैं तो निशंक हमें विश्व में एक वापस जो हम एक जमाने में थे वो लीडरशिप का, थॉट लीडरशिप का स्थान मिल सकता है। इसमें आचार्य जी, अभी हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात कर रहे थे। अगर हम सांख्य दर्शन विकासवाद की बात करता है, और मैं बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट से किसी भी चीज़ में घुस के देखने का प्रयास करता हूँ, तो अभी जैसे बायोलॉजिस्ट को या फिर डार्विन को जो पढ़ें या आगे भी जो काम हुआ है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, तो हमें पता है कि जो हमारी आइज़ हैं, ये आइज़ स्किन पर जब लाइट सेंसिटिविटी बार बार पड़ी है, तो जो स्किन पर लाइट के लिए जो एक सेंसिटिव एरिया बना है, वो ओवर द ईयर्स, मिलियन ईयर्स में वो आइज़ का शेप लिया है। अभी जैसे हमारे जो ईयर्स हैं, ये भी स्किन पर वाइब्रेशन पढ़ के उसको जीव ने समझने का प्रयास किया, और वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए, कॉम्प्लेक्स होते हुए हमारे ईयर्स बने हैं। और इतना ब्यूटीफुल, अगर आप सांख्य दर्शन जाएंगे तो सांख्य दर्शन में पंचभूत तन्मात्रा से आते हैं। और तन्मात्राएं क्या हैं? तन्मात्राएं मतलब पहले आती हैं और फिर पंचभूत आते हैं, यानी रूप पहले आता है और फिर आइज आती हैं। और हम यहाँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में भी देख सकते हैं कि पहले प्रकाश है, उसकी वजह से आंख है। ऐसा नहीं कि जीव है, जीव के लिए प्रकाश है। यानी पहले वाइब्रेशन है, यानी शब्द है, फिर उससे कान बना है। और ये सांख्य दर्शन के विकासवाद में हमें बहुत ब्यूटीफुली दिखता है। रामायण का ही अभी आपने लिया, और आपने अभी मेघदूत की बात की, मेघदूतम की। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं अभी 15 या 20 दिन पहले ही मेघदूतम पढ़ रहा था। और वो कालिदास जी वो मेघ की लिखते हैं कि वो अपनी प्रियतमा को देखने जा रहा है। और मैं इसमें ये बात को लेकर चौंक गया, जो कि आज एक टैबू सब्जेक्ट है, कि हम जब भी बात करते हैं तो आज के समय में हम जो इरोटिक चीज़ें होती हैं उसको हम बहुत टैबू की तरह देखते हैं। लेकिन कालिदास जी उसी में शिव जी की भी बात कर रहे हैं, वहीं पर वो सौंदर्य श्रृंगार रस में इरोटिक चीज़ें भी लिख रहे हैं, जियोग्राफी की भी बात हो रही है, संस्कृत में लिख रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जो पॉलीमैथ लोग होते थे आज वो नहीं है हमारे बीच में, जस्ट बिकॉज कि हमने वो एक अपने ब्लिंकर्स ऑन कर लिए हैं कि हमें रिडक्शनिस्ट अप्रोच ही रखना है। एक बायोलॉजिस्ट, एक फिजिसिस्ट नहीं हो सकता है, एक केमिस्ट्री को जानने वाला दर्शन की बात नहीं कर सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है आपकी बायोलॉजी में, एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स में अभी मैं जब पिछले पॉडकास्ट में नीरज राय जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया एपिजेनेटिक्स में बहुत काम हो रहा है, कि जहाँ आपका जीन या डीएनए आपके बिहेवियर या डिस्पोजिशन को गवर्न कर रहा है, वहीं आपका बिहेवियर, आपका सोशल इन्वायरमेंट भी जीन्स को मॉडिफाई कर सकता है, डीएनए को। तो यहाँ पर एपिजेनेटिक्स के बाद उन्होंने बताया कि मेडिटेशन से आपके डीएनए चेंज हो सकते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि हमारी सनातन परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कारों का भी रोल है, कि आपको इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए अपने शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो आप एपिजेनेटिक्स के बारे में बताइए, क्या चल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये बुक में संस्कार के बारे में काफी सारा लिखा हुआ है हमने, और उसको एपिजेनेटिक्स के साथ में जुड़ा। शुरू में हम लोग मानते थे कि डीएनए सीक्वेंस है, हमारी जीन हो गई, और अगर हमारे पास ये टाइप का जीन है, फॉर एग्जाम्पल किसी में अगर ऑन्को जीन है तो उनको कैंसर होने का खतरा है, किसी में अगर ओब जीन है तो उनको ओबेसिटी होने का खतरा है। ऐसे कई सारे जीन्स है कि जो डिसीज के साथ जुड़ जाते हैं, कि आजकल जीन एनालिसिस भी करते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपको इतना इतना परसेंटेज कार्डियोवैस्कुलर होने का चांस है वगैरह, ऐसा बता सकते हैं।
तब तक हम मानते हैं सीक्वेंस ही सब कुछ है, ऐसा ही हम मानते थे अभी तक। अभी वैज्ञानिकों को पता चला है कि सीक्वेंस रहेगा भी, लेकिन वो सीक्वेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो सीक्वेंस एक्सप्रेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अगर जीन है आपके पास, आपको वो रिस्क भी है, लेकिन अगर आपने जो एनवायरनमेंट उसको चाहिए वो दिया नहीं, तो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो आपके पास समझो ऑनको जीन है भी, लेकिन आप कैंसर के कारण को अगर आप दूर रखते हैं, तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, वो डॉर्मेंट रहेंगे। जीन है, सीक्वेंस है, रिस्क है, लेकिन होगा नहीं। तो ये जो संस्कार है वो आपको अभी दिखा दिया है कि एनवायरनमेंट पूरा गवर्न करता है, और ये एपिजेनेटिक साइंस है। तो आप कौन से वातावरण में रहते हो, आप पे कौन से संस्कार हो रहे हैं, उस हिसाब से आपका मानसिक पूरा जड़न गड़न है, वो उस हिसाब से हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले विज्ञान में ये कंसेप्ट नहीं था, हमारे यहाँ था। संस्कार तो कंसेप्ट तो था ही। तो आपके घर में जो आपके बचपन में जो संस्कार हुए हैं उसका, और संस्कार का एक है कि बहुत सारा हमारे शास्त्र मानते हैं कि संस्कार खाली एक जन्म के नहीं है, जन्म जन्मांतर के संस्कार रहते हैं। संस्कार का हम कैरी करते हैं वो संस्कार। ये अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है क्या है ये चीज़। तो मैं वही बोल रहा था कि ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि जो हम लोग अगर बारकाई से उसकी तरफ ध्यान से अगर वो पढ़ते हैं, विचार करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो विज्ञान के नए दालन खुलेंगे। जैसे एपिजेनेटिक्स का क्रेडिट हमें मिल सकता था, लेकिन हमने किया नहीं। दूसरा उदाहरण मैं दे दूंगा कि हमारे परंपरा में उपवास का बहुत महत्व है। एकादशी हो, चतुर्थी हो, उपवास रखते हैं लोग, करते हैं। अभी पता चला है कि उपवास इतना प्रभावी माध्यम है, कैंसर जैसे रोगों का मुकाबला करने के लिए भी वो प्रभावी माध्यम है। और एक साइकिल में अगर आप उपवास करते हैं तो उसका आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया उपयोग हो सकता है। यही तो हम लोग कर रहे थे। वो भले एक रिचुअल में कन्वर्ट किया रहेगा क्योंकि लोग उसको आसानी से पाल सके, इसके लिए किया रहेगा। लेकिन अगर हम लोग मानते थे और माना रहता था 20 साल पहले कि भाई हमारा जो उपवास का जो टेक्निक है उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, उस पर रिसर्च करना चाहिए, तो वो 2018 साल वाला नोबेल प्राइज इंडियन आदमी को मिल जाता था। लेकिन हमने किया नहीं। हमने बाद में बताया रे हमारा तो उपवास हमारा ही है, उनको नोबेल प्राइज दिया। उन्होंने तो काम किया है ना उसके ऊपर, आपने कहाँ किया? और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। और अभी मैं रिसेंटली जो हुआ उसकी बात करूंगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जग में, विश्व में सबसे प्रभावी एसोसिएशन है जो हार्ट की हेल्थ के लिए काम करते हैं। उन्होंने एक साइंटिफिक स्टेटमेंट जारी किया है, और जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का पिछले महीने के इशू में वो पब्लिश हुआ है। क्या बोलता है वो बोलता है कि कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, यानी कि हमारे हृदय का जो कि स्वास्थ्य है, या हमारे पूरा मेटाबॉलिक स्वास्थ्य जो है, वो स्वास्थ्य निर्भर करता है आपके जीवन शैली से, आपके आहार से। तो आयुर्वेद में जो स्वस्थ वृत्त बोला गया है, हाँ, वो दूसरा क्या है? आयुर्वेद में जो बोला दिनचर्या, ऋतुचर्या, कौन से दिन के कौन से पार्ट में आपने क्या करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कौन से ऋतु में क्या करना चाहिए, ये पूरा विज्ञान हमारा है ना। वो अभी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोल रहा है, लेकिन उसमें आयुर्वेद का नाम तक नहीं है। तो मैंने वो आर्टिकल को कमेंट लिखा, और वो जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में लास्ट वीक में पब्लिश भी कर दिया है। उसमें मैंने लिखा है कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो पूरा आयुर्वेद की भाषा है, और वो हमारा पूरा दिनचर्या, ऋतुचर्या और डाइट का पूरा ज्ञान उसमें बसा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने उसके ऊपर काम नहीं किया है ज़्यादा। हम लोग मानते भी नहीं। आधुनिक विज्ञान में आज एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में आयुर्वेद का ज्ञान देते भी नहीं है हम लोग। क्यों नहीं देते हैं? आज हमने वही बात ये WHO के कॉन्फ्रेंस में भी रखी कि भाई आज के ज़माने में भारत के लिए क्या आवश्यक है।
भारत के लिए आवश्यक है, लोगों की स्वास्थ्य रखने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। आज हमें ऐसा लगने लगा है कि भाई, और ये पाश्चात्य विचारधारा से आया है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दवा लेने से स्वास्थ्य मिलेगा। अरे भाई, दवा लेने से स्वास्थ्य नहीं मिलता है। दवा लेने से आपका रोग ठीक हो सकता है, स्वास्थ्य नहीं मिलता है। स्वास्थ्य मिलने के लिए आप खुद को प्रयास करना पड़ता है, और वो स्वास्थ्य रखने के लिए आपको आहार विहार विचार ये सबको काबू रखना पड़ता है। और वो कैसे करना पड़ता है वो आयुर्वेद बताता है आपको, है ना। तो ये सब चीजें मैं एक एक करके उदाहरण दे रहा हूँ, आयुर्वेद के दे रहा हूँ या आधुनिक विज्ञान से दे रहा हूँ, यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ज्ञान की तरफ, हम कुतूहल की तरफ देखना कब शुरू करेंगे, हम ये मानसिक गुलामगिरी से कब बाहर आएंगे, और पाश्चात्यों को फॉलो करना, हम क्योंकि वो हमें फॉलो कर रहे हैं। अभी भी मैं जो होटल से आ रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ जो सब रहने आए हैं, WHO के 6 डिवीजन है पूरे विश्व में, अफ्रीका से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, चाइना से आए हैं, सब लोग यहाँ कुतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इतना बढ़िया वहाँ पे पूरा डिस्प्ले किया था एग्जीबिशन में, इतना पूरा, तो पूरा लोग ये आइडियाज देके जाते, काम करते हैं, वो बाहर से काम करते हैं, और बाहर से आयुर्वेद जैसे हमारा शास्त्र पैकेज होके वापस हमारी तरफ आता है, और फिर हम बोलते हैं अरे भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, हम ये करेंगे। हमारे पास जो है सोना, उसको पहचानने में हम लोग कम पड़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं दे दूंगा आपको, कैंडेस पर्ट नाम की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में वो थी, और ओपिएट रिसेप्टर जो हमारे ब्रेन में रहते हैं, उसका खोज उन्होंने किया। उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, नॉमिनेशन होने के बाद भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि उनके पुरुष बॉस ने वो श्रेय लेने की कोशिश की, और वो झगड़ी पड़ी, उसके विरोध किया, राजीनामा, रिजाइन करके बाहर निकल गई। जब भी आप ट्रॉमा में रहते हो ना, तभी आप अध्यात्म की तरफ जाते हो। तो वो ट्रॉमा में थी उस समय, उनको ये पता चल गया कि भाई, ये हम लोग तो न्यूरो साइंटिस्ट है, लेकिन उसके आगे कुछ तो भी है। तो उन्होंने वो कॉन्शियसनेस रिसर्च में चली गई, और उन्होंने एक बुक लिखा, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस उसका नाम है। उसमें उसने क्या लिखा, आपने अगर मुझे बताया कि भाई ये तो 400 पेजेस का बुक है, मुझे इतना पढ़ने को टाइम नहीं, मुझे एक सेंटेंस में उसका एक एसेंस निकाल के दे दो। वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें बाहर से कोई फिजिकल दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बैठेंगे, ध्यान करेंगे, और हम लोग बोलेंगे सीक्रेट, और योर बॉडी विल सीक्रेट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैंडेस पर्ट जग में सबसे अहम न्यूरो साइंटिस्ट बोल रही है। आप उसको सूडो साइंटिस्ट बोलेंगे? वो बोल रही है दवा लेने के, क्योंकि एक ड्रग रिसर्चर करके मैं आपको बोलता हूं, दवाई काम कैसे करती है? दवाई काम नहीं करती है। हमारे शरीर में जो रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर वो मॉड्यूलेट करती है, और वो रिसेप्टर मॉड्यूलेट करने के बाद में आपके शरीर में जैव रसायन अलग अलग तरह से सीक्रेट होते हैं, और वो आपको ठीक करते हैं। दवाई ठीक नहीं करती है। दवाई का काम तो है वो ट्रिगर करना, लेकिन वो ट्रिगर अगर दूसरे माध्यम से हो जाए तो आप सोचो, ध्यान से हो जाए तो कैसे? और हो सकता है, ऐसे उदाहरण है, मैंने खुद पढ़े हैं, देखे नहीं रहेंगे क्योंकि वो जमाने में मैं था नहीं। गुरुदेव रानड़े करके आध्यात्मिक गुरु थे, फिलोसोफर थे बहुत बड़े। उनको अंत में ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था, और वो बोले ये ट्यूबरक्यूलोसिस लेके, रोग लेके मैं नहीं मरूंगा। उन्होंने बताया भाई, मैं मरने के पहले ये ट्यूबरक्यूलोसिस खत्म कर दूंगा। उन्होंने करके दिखाया, बायोप्सी बाद में करके दिखाया, उनके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस था नहीं। कैसे किया रहेगा? तो ये अद्भुत है, लेकिन उसको एक अंधश्रद्धा करके डिस्कार्ड करना, खोजो ना, आप शोध करो, आप उसकी तरफ एक क्यूरियोसिटी करके देख लो। मेरा इतना ही कहना है मेरे वैज्ञानिक मित्रों को कि भाई, आप हमारे विज्ञान को नीचा मत दिखाने की कोशिश करो। वो तो सब कर ही रहे हैं अभी, लेकिन आज भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे उभर के आ रहे हैं कि जो हमारे ज्ञान परंपरा को देख रहे हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दिशा में हमें गए तो एक नोबेल प्राइज क्या,
कितने सारे नोबेल प्राइज के आइडियाज हमारे इसमें है, खाली हमें इसमें काम कर। मैं आपको आज एक के बाद उदाहरण देके बता सकता हूँ कि कितने सारे नोबेल प्राइजेस का जो मूल है वो हमारे शास्त्रों में है। अभी 2022 का देख लीजिए ना, क्वांटम एंटेंगलमेंट की आप बात कर रहे थे, वो होने के बाद में फिर बोलना कि ये हमें पता था, ये तो हमारे वेदांत का भाग ही है, तो है ही है ना वो, लेकिन वो हमने पहले क्यों नहीं किया, ये सवाल आता है। हमारे अगर फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने उसकी तरफ बारकाई से देखा रहता था तो शायद उस हमें उसका डायरेक्शन में क्रेडिट बढ़ मिल जाते। जाता था। दूसरा भी है क्रोनोबायोलॉजी करके है, जिसका भी एक नोबेल प्राइज गया हुआ है, सिकार्डियन रिदम्स बोलते हैं उसको, वो भी पूरा हमारे शास्त्रों से आया हुआ है। तो कल मोदी जी ने अश्वगंधा का स्टैम्प एक रिलीज किया, तो मेरा काम तो पूरा अश्वगंधा पे है। अश्वगंधा का सबसे ज्यादा अश्वगंधा के रिसर्च पेपर्स आज मेरे नाम पे है। तो कल मेरा नॉमिनेशन भी हो गया वहाँ पे। डब्ल्यूएचओ का स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एडवाइजरी कमेटी, स्टैक करके बहुत बड़ा रहता है वो, उसमें कल मेरा नाम नॉमिनेट हो गया है अश्वगंधा के कारण। आप देखिए, एक प्लांट लेके उसमें से आज इतना सारा विज्ञान हमने दिखा दिया है कि अश्वगंधा कोविड के समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो अब उस जमाने में, कोविड के जमाने में आपको याद रहेगा, प्रिवेंशन के लिए यूज करते थे, हमने डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल में दिखा दिया अश्वगंधा उससे बेहतर है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चाइना ने एक निकाला, उसको नोबेल प्राइज मिल गया, 2015 साल का नोबेल प्राइज आर्टिमिसिनिन को मिल गया। आर्टिमिसिनिन कहाँ से आया? चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से आया। अगर अश्वगंधा पे हम लोग उतना ही जोर से काम करते थे, और एक ने काम करना सही नहीं है ना, सब ने करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आयुर्वेद हो या भारतीय विज्ञान हो, हमारे पंडितों को पूछना आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, ये बहुत गलत सवाल है। आयुर्वेदिक वैद्यों को पूछना आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, वो बहुत गलत सवाल है। अगर मैं वैज्ञानिक हूँ, अगर मैं विद्या का विद्यार्थी हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं भारतीय हूँ ना, मैं अगर भारतीय विश्वविद्यालय में काम कर रहा हूँ, अगर मैं नेशनल लेबोरेटरी में काम कर रहा हूँ, तो मेरा यह दायित्व है कि मैं मेरे खुद के देश के, खुद के परंपराओं के तरफ मैं क्यूरियोसिटी करके देखूं, और मेरा 10% का समय मैं उनको अंडरस्टैंड करने में लगाऊं। मैं बोलता हूं ये बहुत बदलाव लाएगा। अगर 10% ऑफ द टाइम ऑफ द टॉप साइंटिस्ट दे स्टार्ट गिविंग टू अंडरस्टैंड आवर एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च निकल के आएंगे और भारत को एक जगह मान्यता मिलेगी। ये शुरुआत हो गई है, लेकिन उसको स्पीड पकड़ने की बहुत सारी आवश्यकता है। आचार्य जी, जैसे जिस जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, अभी तो बहुत तेजी से सारी फील्ड्स आगे बढ़ रही हैं, एआई भी आ रहा है। अभी जो हम पॉडकास्ट किए तो उसमें हमने कैस्पर की हाँ, बात की। तो क्या इसके साथ साथ एथिकल चैलेंजेस भी आते हैं कि अगर हम जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ नया क्रिएचर बना सकते हैं, तो अभी मतलब एक क्यूरियोसिटी से मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत ढेर सारे माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स होते हैं, जैसे ग्रीक के कैमेरा है, या भारतीय भी आप पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो गरुण है, ऐरावत हाथी है। तो क्या ये सब भी संभव है अभी जेनेटिक्स में कि ये बन सकते हैं? क्रिस्पर या ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे आप जीन्स एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी सीक्वेंस है वो बदल सकते हैं। हम्म। एक सीक्वेंस दूसरी जगह से उठा के एक जगह पे ला सकते हैं, ट्रांसजेनेटिक आप कर सकते हैं। तो ये थ्योरी का अगर देखा और साइंस फिक्शन में अगर देखा आपने, तो ये संभव है। साइंस फिक्शन, और मैं मानता हूँ साइंस फिक्शन आज, अगर आज फिक्शन आप बात कर रहे हैं तो कल सही हो सकता है। उड़ने वाला घोड़ा आज थियोरेटिकली आप बोलिए तो कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि पक्षियों में जो भी जीन्स है जो उड़ने के लिए काम आते हैं, वो अगर आप घोड़े में अगर आप डालने की कोशिश कर दीजिए तो ये आज नहीं है, लेकिन कल नहीं होगा ये नहीं बोल सकते हैं। और उसका दुरुपयोग बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि जीन एडिटिंग करके आप मॉन्स्टर्स भी बना सकते हो। ये जो मूवीज आई है ना, हल्क या बाकी सभी, वो आज साइंस फिक्शन में है, लेकिन ये कल गलत हाथ में चला गया तो ये डिजास्टर भी हो सकता है। इसीलिए इसमें एथिक्स का कंट्रोल्स बहुत टाइट करने की सभी जगह पे कोशिश हो रही है।
जेनेटिक रिसर्च के ऊपर बहुत सारा ओवरसाइट भी अभी रहता है, कौन से विषय पे आप काम करो, कौन से विषय पे नहीं करो, इस पे भी। और ये थ्रेट सभी जगह पे है। विज्ञान का दुरुपयोग ये हो सकता है, गलत हाथों में गया तो एआई का भी हो सकता है। और आपने वो एआई के दुरुपयोग तो मूवीज में भी देखे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ आज अगर मूवीज में देखे तो कल सत्य में आ भी सकते हैं। तो उसके लिए हमें आज से ही प्रयत्न करना पड़ेगा कि भाई ये नहीं आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं। हम मूवीज की बात करें, zombies पर बहुत ढेर सारी मूवीज देखते हैं। zombies कितनी रियलिटी बन सकते हैं? नहीं, ज़ॉम्बीज रियलिटी बन सकते हैं या नहीं कहना तो मुश्किल है, लेकिन कोई कोई रियलिटीज में आपको बताऊं। मैंने एक फिल्म देखी लूसी, उसका जिक्र मैंने बुक में किया है। बहुत अच्छी फिल्म है, स्कारलेट जॉनसन ने हाँ। बहुत अच्छा काम उसमें किया हुआ है। लेकिन वो पूरी यौगिक मूवी है, उसमें योगा का रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन पूरी यौगिक मूवी है। आप योगा में जाओ और योगा में सिद्धि का आप कितने टाइप की सिद्धि है वो देखो, कौन से टाइप की सिद्धि है वो देखो, आपको लगेगा वो लूसी मूवी में जैसे कि वैसे लिया है उन्होंने। बहुत इंटरेस्टिंग लिया है। लेकिन लूसी दिखाती है हमें कि भाई गलत हाथ में अगर सिद्धि गई तो क्या हो सकता है, क्योंकि सिद्धि पाने के लिए आपको क्षमता आने की जरूरत है। तो ये जो थ्रेट्स है ना, वो थ्रेट्स की तरफ भी हमें देखने की जरूरत है। विज्ञान को प्रज्ञान की तरफ इसीलिए जाने की जरूरत है क्योंकि प्रज्ञान इस चीजों को नहीं मानता है। प्रज्ञान तो है, मानता है यूनिवर्सल वेलबींग है ये। और वो यूनिवर्सल वेलबींग विज्ञान में अगर क्योंकि प्रज्ञान का मतलब क्या है, कई सारी चीजें जो है ना वो हमें बाय बर्थ मिलती है, कैसी आती है मालूम नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा है, वो आने के बाद में कौन सिखाता है उसको कहाँ दूध मिलेगा, कौन सिखाता है? सिंपल, आप यहाँ पे दिल्ली में अभी इतने सारे मॉस्किटो, कौन मॉस्किटोज को सिखाता है कि भाई आपको कौन से समय कहाँ जाके आपके बॉडी में कहाँ बैठ के कहाँ काटना है और कहाँ उनका उसको खाद मिलेगा, कौन सिखाता है? ये सब प्रज्ञान है। तो ये आज हमारे समझ के बारे में वैज्ञानिक हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये प्लांट है, ये प्लांट में कौन से एंजाइम है, क्लोरोफिल का काम क्या है, क्या नहीं है। लेकिन आज विज्ञान को भी पता चल गया है कि वो ये प्लांट्स एक दूसरे के साथ में भी बातें कर सकते हैं, हमारे साथ भी बात कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने सुना है प्लांट्स के साथ बात करते हुए भी। पहले लोग उनको पागल बोलते थे, लेकिन अभी नेचर सबसे बड़ा वैज्ञानिक जर्नल है, रिसर्च जर्नल, उसमें पेपर पब्लिश हो गया है कि प्लांट्स कैन अंडरस्टैंड योर पैशन, प्लांट्स कैन नॉट ओनली टॉक टू यू बट दे कैन ऑल्सो टॉक टू ईच अदर। तो ये सब आज साइंस को पता चल गया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो वो स्थान उनको दिया ही था। और हमें हमारा जो नॉलेज गेन करने का जो तरीका है ना, वो आधुनिक विज्ञान से थोड़ा अलग था, ऐसा मैं मानता हूँ। आधुनिक विज्ञान लेबोरेटरी से सब काम करके, तोड़ मरोड़ के, देख के, पूछ के, माइक्रोस्कोप देख के, एमआरआई देख के ये सब करते थे। उस जमाने में ये था नहीं, शायद रहा भी रहेगा पता नहीं, लेकिन उस जमाने में उनको ध्यान के माध्यम से ज्ञान होते थे, ऐसा मैं मानता हूँ। ध्यान के माध्यम से और यौगिक परंपरा में ये है, ज्ञान आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। गुरु के पास से शिष्य को ज्ञान कैसे जाता है, वहां से एक मैकेनिज्म था। आज हम बोलते हैं डाउनलोड किया कंप्यूटर से, आज, लेकिन वो समय ऐसा कुछ था क्या, ये भी सोचने की जरूरत है कि क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पॉसिबल है ऐसी तरह से कांटेक्ट में से। ये सब रिसर्च क्वेश्चंस बनने चाहिए। आज लोग हंसेंगे भी शायद, लेकिन आपके माध्यम से और आपका चैनल देख के मैं ये बोलने का धैर्य कर रहा हूँ कि ये सब चीजें हमें हंस हंस के टाल नहीं देनी चाहिए। हमें उनके गांभीर्य से उनकी तरफ देखना चाहिए और विज्ञान को साथ में लेके उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है कि इतना सारा ज्ञान का भंडार हमारे पास रहते हुए भी आज भी हम वो उसकी तरफ हम देखने के लिए जितने चाहिए उतने तैयार नहीं हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आपके जैसे चैनल के माध्यम से
और ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे और ज़्यादा वैज्ञानिकों को हमारे सनातन और दर्शन शास्त्र में रुचि उत्पन्न होगी, उसकी तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगेंगे और उससे एक बदलाव आएगा। उससे एक बदलाव आएगा, जो बदलाव भविष्य की दिशा तय करेगा, जो बदलाव खाली मेरे प्रॉफिट के लिए या मेरे स्वार्थ के लिए विज्ञान को उपयोग के सर्वधर्म सर्व सर्वसमभाव वसुधैव कुटुंबकम, ये जो सब चीजें हैं ना, उनको प्रत्यक्ष में लाने के लिए उसका उपयोग होगा। जी। आचार्य जी, एक और क्यूरियस क्वेश्चन रहता है मेरे पास कि जैसे हम एवोल्यूशन से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या अभी मनुष्य इवॉल्व हो रहा है? तो आगे आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्पीसीज़ क्या होगी मनुष्य की? अगर आपकी स्टडी में कुछ ऐसा आपने कभी चिंतन किया हो कि मनुष्य किस तरह से इवॉल्व हो रहा है? एक एक ये भी हम स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि जैसे एआई आ गया है, या अभी आपने अपनी बुक में कोबोट्स की बात की है कि जो हमारे साथ काम करेंगे। उनका मैं सबसे एडवांस्ड वर्ज़न भी सोच लूँ कि, और अगर हम बॉडी के पार्ट बाय पार्ट मैपिंग करते हैं, जैसे कि आपने बुक में बताया कि उनका ब्रेन एआई चलाएगा, उनका हार्ट हो सकता है कि क्वांटम प्रोसेसर्स हों, नैनो टेक्नोलॉजी से हम उनका नर्वस सिस्टम बना पाए, एडवांस रोबोटिक्स से उनकी बॉडी मैकेनिक्स हो गई, समझ लीजिए कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन्स वो बन गए और वो ह्यूमन के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या फिर भी वो सेल्फ अवेयर रहेंगे? इस पर चिंतन। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज एआई इतना एडवांस हो रहा है, जनरल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, अभी वो तो सुपर इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जनरल सुपर इंटेलिजेंस की बात भी हो रही है। तो ये किस दिशा में जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मिड टर्म करेक्शन आएगा। मनुष्य ये प्रश्न पूछने लगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कारण क्या है, मेरा अस्तित्व का मीनिंग क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। ये जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है जो उपनिषद ने पूछे हैं, वो एक बार फिर से आएगा। मूल प्रश्न बन जाएंगे, और जब जब भी वो बन जाएंगे तब ये बाकी सब चीजें आपको निरर्थक लगने लगेगी। you know। आज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा ज्ञान है वो बहुत सारा गीता में रहेगा, उपनिषद में रहेगा, वो बच्चों तक लेके जाने की जरूरत है। तो ये मेरा आखिरी कहना रहेगा। तो मैं सोच रहा था कि हम लोग जब भी बड़े हो गए तभी एक संस्कारित परिवार से आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ में हमें चर्चा करने का, उनको सुनने का मौका मिल गया। लेकिन आज की पीढ़ी तो पूरी ट्रैप हो गई है अलग अलग अट्रैक्शंस में और टेम्पररी गेम्स में। तो उनको छोटे एज से अगर हमने इसको एक्सपोज किया हमारे ज्ञान परंपरा को, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक वेस्टर्निस्ट रिडक्शनिस्ट अप्रोच से तैयार हो गया था, लेकिन फिर बैलेंस हो गया, मिड टर्म करेक्शन हो गया। उनको क्यों ये सब करने को मजबूर करें? पाणिनि क्यों नहीं हम सिखाते स्कूल में, हम कौटिल्य क्यों नहीं सिखाते हैं स्कूल में, हम चरक क्यों नहीं सिखाते, हम पाइथागोरस सिखाते हैं, आर्किमिडीज यूरेकेरो का सिखाते हैं, उसके बारे में कोई सवाल नहीं। आर्किमिडीज या न्यूटन क्या एप्पल का स्टोरी, उसको कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? मैंने खोजने की कोशिश की, वो भी ऐसे मनगढ़ंत कहानियां इंटरेस्टिंग ढंग से कहने के लिए बनाई गई रहेंगी। ठीक है, वो भी पढ़ाओ, लेकिन उनके साथ में आप कणाद क्यों नहीं पढ़ाते, चरक सुश्रुत क्यों नहीं पढ़ाते? तो ये हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने फिर ये 2 किताबें मैंने अभी ये महीने में लिखी है, वो प्रकाशित हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से की है। मेरे पोतियों के साथ वो डायलॉग है उपनिषदिक स्टाइल में। पहला बुक है आयुर्वेदा फॉर किड्स, बच्चों के लिए आयुर्वेद, और दूसरा अभी कल वो WHO कॉन्फ्रेंस में डिस्प्ले कर दी, वो है योग फॉर किड्स। तो पहली किताब है मेरे ग्रैंड डॉटर्स, एक 8 साल की, एक 10 साल की, उनके साथ में आयुर्वेद का। योग के लिए थोड़ी मैच्योर्ड और बड़ी चाहिए थी, इसलिए थोड़े बड़े मेरे मित्र की कन्या, और जो हमारे दूसरे स्टूडेंट है वो स्टूडेंट की कन्या, तो 3rd जनरेशन, वो डायलॉग योग फॉर किड्स। मुझे लगता है कि ऐसे सरल भाषा में हमारे जो प्राचीन ज्ञान है वो हमें बच्चों की तरफ उनकी भाषा में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भाषा अलग है।
इस पॉडकास्ट से हमें ये एक दृष्टिकोण मिला है कि भारतीय परंपराएं और जो भारतीय हमारी जीवन शैली रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके उस पर अगर जिज्ञासा से हम उन चीज़ों को, अगर हमारे मन में क्वेश्चन है कि ये क्यों है, तो उसको हम क्वेश्चन बना के उस पर रिसर्च करें और कुछ अच्छे रिसर्च हमारे देश से भी निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक चीज में रिसर्च की जरूरत है ऐसा नहीं है। जो सदियों से चलते आया है वो हमें फॉलो करने में दिक्कत क्या है? हम्म, अभी कोई बताएगा कि नहीं भोजन के बाद में छाछ पीना ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कहाँ है रिसर्च बताओ। अरे भाई रिसर्च करने की जरूरत क्या है? स्वास्थ्य इतने सालों से हम लोग करते आए हैं, अच्छा लग रहा है, क्यों कर रिसर्च जरूर करो, लेकिन उसके लिए रुको मत। जो भी अच्छी कुछ परंपरा है वो कंटिन्यू करने की कंटिन्यू क्या करेंगे। आचार्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम से आप जुड़े और हमें आयुर्वेद के विषय में पता चला कि उसमें जो आपकी स्टडी चल रही है उसके साथ साथ किस तरह से जीनोम टू ओम में आपने ज्ञान विज्ञान उसके बाद प्रज्ञान की बात की है कि हमें प्रज्ञान की तरफ, मेटा साइंस की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक समय तो आएगा ही जहाँ पर मनुष्य को ये प्रश्न पूछना ही पड़ेगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तो इसके साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका हम सभी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी, मुझे नमस्ते। भी बहुत अच्छा लगा आपकी तरफ आके। आपको बहुत नमस्ते। बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।